जादुई छड़ी का खेल। एक बार की बात है, एक बहुत ही बड़ा गांव था। उस गांव में सभी लोग किसान थे। सभी लोग अपने खेतों में काम कर कर अपना जीवन यापन करते थे। इस गांव में एक किसान था जिसका नाम रमेश था। रमेश काफी दयावान, सहज, सरल और निर्मल मन का था। रमेश भी रोजाना अपने खेत में काम करता और जीवन यापन करता था। रमेश का एक पुत्र था जिसका नाम रौनक था। रौनक काफी समझदार और बाकी बच्चों की तुलना में काफी सरल एवं सहज था। रौनक रोजाना विद्यालय जाता और वहां पर पढ़कर वापस घर आ जाता। काफी समय तक यूं ही चलता रहता है। एक बार अचानक उस गांव में अकाल की संभावना होती है और इस अकाल में कुछ किसानों की फसलें नहीं हो पाती हैं। रमेश को भी इस बार भारी नुकसान उठाना पड़ता है और रमेश के पास भोजन के लिए सामग्री उपलब्ध नहीं होती है। एक दिन रमेश अपने घर पर बैठा होता है, तभी रौनक वहां पर आता है। रौनक वहां पर आकर कहता है, पिताजी, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? क्या हुआ है? रमेश कहता है, नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो। रौनक को आशंका होती है कि पिताजी जरूर मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं। रौनक अपने पिता से कहता है, पिताजी, कृपया मुझे बताइए, क्या हुआ है? आप इतनी चिंता में क्यों हैं? रमेश कहता है, बेटा, इस बार अपने खेतों में फसल नहीं हुई है। उस वजह से हमारे पास भोजन के लिए अनाज कुछ दिनों का ही पर्याप्त है। रौनक कहता है, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, हम जरूर कुछ कर लेंगे। भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। रमेश कहता है, हाँ बेटा, बस इसी बात की उम्मीद है। कुछ दिनों बाद रमेश के पास जो अनाज था वो भी खत्म हो जाता है। रमेश सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन अनाज खरीदने के लिए मेरे पास इस समय धन भी नहीं है। मुझे पहले धन का इंतजाम करना पड़ेगा। रमेश रुपए लेने के लिए गांव से होकर साहूकार के पास जाने लगता है। साहूकार के घर पर पहुंचकर साहूकार कहता है, अरे आओ भाई रमेश, बहुत दिनों बाद आए हो, क्या बात हो गई? आज हमारे यहाँ पर कैसे आना हो गया? रमेश कहता है, साहूकार जी, स्थिति ही ऐसी हो गई है कि आपके पास आना मजबूरी ही बन गई। साहूकार कहता है, बताओ भाई रमेश, आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो तुम्हें भी हमारे पास आना पड़ा? रमेश कहता है, साहूकार जी, आपको तो पता है कि गांव में इस साल अकाल पड़ा है और उस वजह से काफी किसानों को फसल का उत्पादन नहीं हुआ है। इस श्रेणी में मैं भी आ गया हूं और मेरे घर पर अब भोजन के लिए अनाज भी उपलब्ध नहीं है। तो आप मुझे कुछ धनराशि उधार के रूप में दे दीजिए, जिससे कि मैं अनाज खरीद सकूं। अगले साल मैं अपनी फसल को बेचते ही आपके पैसे चुका दूंगा। साहूकार कहता है, रमेश भाई, मैं तुम्हारी स्थिति समझता हूं, परंतु सभी किसानों के पास अनाज नहीं होने से वो पहले ही आकर मुझे रुपए उधार ले चुके हैं और मेरे पास जितने रुपए थे वो मैं उनको दे चुका हूं। मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए इतने रुपए नहीं है, कृपया मुझे क्षमा करना। रमेश ये बात सुनकर दुखी हो जाता है। रमेश सोचता है कि अब मैं क्या करूं जिससे कि मेरे भोजन का अनाज उपलब्ध हो सके। रमेश साहूकार के घर से निकलता है और रास्ते में सोचते हुए ही घर पर आता है। रमेश घर पर आता है और खटिया पर बैठा हुआ होता है। तभी उसका बेटा रौनक वहां पर आता है। रौनक उसे सारी बात पूछता है। रमेश रौनक को सारी बात बताता है। उस रात दोनों काफी चिंता में होते हैं। अनाज नहीं होने से दोनों रात भर भूखे ही सो जाते हैं। सुबह उठते ही रौनक स्कूल जाने के लिए निकलता है। रौनक रास्ते में दुखी होते हुए चल ही रहा होता है कि अचानक से उसका पैर एक लकड़ी से टकराता है। रौनक का ध्यान उस लकड़ी पर जाता है। रौनक उस लकड़ी को उठाता है और कहता है, ये लकड़ी तो कोई साधारण लकड़ी नहीं लग रही, ये तो अजीब तरह की छड़ी है। आखिर ये यहाँ पर कैसे आई होगी? रौनक ये बात अभी सोच ही रहा होता है कि अचानक से उसके सामने एक तेज रोशनी आती है। उसमें से एक चमत्कारी पुरुष बाहर आता है। वो जाकर रौनक से कहता है, रौनक बेटा, ये जादुई लकड़ी है। इस लकड़ी से तुम गांव वालों की सभी समस्याओं को हल कर सकते हो। रौनक कहता है,
आप कौन हो और ये छड़ी आखिर आप मुझे क्यों दे रही हो? इससे मैं क्या करूं? वो चमत्कारी व्यक्ति कहता है, रौनक बेटा, ये जादुई छड़ी है। इस छड़ी से तुम अपने गांव की अकाल की समस्या का निदान कर सकते हो। पर ध्यान रहे, ये छड़ी तभी काम करेगी जब तुम इसे जो काम करवाओगे उसके पीछे तुम कोई मेहनत करो। रौनक कहता है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, आप क्या कहना चाहते हो? वो चमत्कारी व्यक्ति कहता है, मेरे कहने का मतलब है कि इस छड़ी से अगर तुम कोई काम करवाना चाहते हो तो तुम्हें उसके पीछे मेहनत करनी होगी। अगर तुम इसे कोई भी काम करने के लिए कहोगे तो ये ऐसे ही काम नहीं करेगी, उसके लिए तुम्हें भी कुछ करना होगा। रौनक सारी बात समझ जाता है। रौनक उस व्यक्ति का धन्यवाद कर वहां से निकलता है और गांव में आता है। गांव में आकर वो अपने पिता और कुछ किसानों को सारी बात बताता है। सभी गांव वाले रौनक से कहते हैं, वाह रौनक बेटा, तुमने तो हमारी सारी समस्या को हल कर दिया। ऐसा करो, तुम जल्दी से अनाज की व्यवस्था कर दो इस छड़ी को कहकर, ताकि हम भोजन कर सकें। रौनक कहता है, नहीं काका, ये छड़ी ऐसे काम नहीं करेगी। मेरे पास इस काम करवाने के लिए एक उपाय है। रौनक कहता है, आप सभी किसान बीज लेकर खेतों में पहुंचिए। सभी किसान रौनक के कहने पर बीज लेकर खेतों में पहुंचते हैं। रौनक कहता है, अब देखिए मैं इस छड़ी से कैसे काम करवाता हूँ। रौनक कहता है, हे जादुई छड़ी, हमारे खेतों में जल्दी से बारिश करवा दो। रौनक के कहते ही बारिश होने लगती है। सभी लोग काफी खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। रौनक कहता है, अब आप लोग इस जमीन में बीज बो दीजिए और अब हमारी फसल जरूर लहराएगी। अब अकाल की समस्या खत्म हो जाएगी। अब हमें जब भी जरूरत होगी तब हम इस छड़ी को कहकर बारिश करवा लेंगे और हमारी फसलें बड़ी हो जाएंगी और हम उन्हें काटकर फिर अपने भोजन के लिए अनाज का उत्पादन कर लेंगे। उस दिन के बाद से वो जादुई छड़ी रौनक के पास ही रहती है और रौनक कोई भी समस्या आने पर उस छड़ी को कहकर किसी भी समस्या को हल कर देता था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें ताकि अगला पार्ट सबसे पहले आपके पास पहुंचे।